नमस्कार, किसान समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं रेशमा आपके साथ। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा, किसानों के उत्थान के लिए बनेगी कृषि कार्य विकास योजना। कहा, किसान राज्य का प्रमुख अंग। किसानों को 50,000 रुपए प्रोत्साहन लाभ देने का निर्णय तत्काल प्रभाव से किया गया लागू। उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव ने सभी जिला अधिकारियों को प्रदूषण की रोकथाम के लिए पत्र किया जारी। कहा, कुछ जिलों में पराली जलाने पर नहीं लगाई गई रोक, बढ़ा है प्रदूषण। 18 जिलों में पराली जलाने में नहीं आई कमी। महाराष्ट्र के पशुपालन आयुक्त ने बताया, लंपी प्रभावित गांवों में 93,166 पशु हुए लंपी मुक्त। 25 अक्टूबर के अंत तक 32 जिलों के 3,030 गांव में लंपी रोग का देखा गया असर। प्रभावित पशुओं का किया जा रहा है इलाज। जम्मू कश्मीर गांदरबल में सेब की अच्छी फसल से किसानों में उत्साह का माहौल। केंद्र सरकार की मदद से किसान की फसल का अच्छा मिल रहा है दाम। किसानों को हो रहा है फायदा, सरकार की कर रहे हैं सराहना। और अब समाचार विस्तार से। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि किसानों के सर्वांगीण विकास के लिए राज्य सरकार कृषि कार्य विकास योजना बनाने वाली है। राज्य सरकार किसी भी कीमत पर किसानों को समाज की मुख्य विकास की धारा से जोड़ने वाली है। मुख्यमंत्री शिंदे ने मंगलवार को अपने शासकीय आवास पर राज्य भर के किसान परिवारों को आमंत्रित किया था। इन किसानों के साथ मुख्यमंत्री ने सपरिवार मिलकर दीपावली मनाई। मुख्यमंत्री के इस व्यवहार से किसान बेहद खुश नजर आए। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसान राज्य का प्रमुख अंग है। उनकी सरकार किसानों की ही सरकार है, इसलिए सत्ता में आने के बाद किसानों के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने किसानों को ढांढस बंधाते हुए कहा कि वे धीरज बनाए रखें। भारी बारिश से परेशान किसानों के बारे में सरकार जल्द निर्णय लेने वाली है। सरकार मजबूती से उनके पीछे खड़ी है। राज्य के किसानों को 50,000 रुपए प्रोत्साहन लाभ देने का निर्णय लिया गया और इसे तत्काल लागू कर दिया गया है। इसी तरह महात्मा ज्योतिराव फूले किसान ऋण राहत योजना के तहत 7 लाख किसानों के खातों में एक बार में 2,500 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि जमा की गई है। जैविक खेती पर बल देते हुए विभिन्न सिंचाई परियोजनाओं के कार्यों की स्वीकृति देकर लाखों हेक्टेयर भूमि को सिंचित करने का प्रयास किया जा रहा है। महाराष्ट्र के पशुपालन आयुक्त ने बताया कि सूबे के लंपी प्रभावित गांवों में कुल 1,43,089 संक्रमित पशुओं में से 93,166 पशु उपचार के बाद ठीक हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि 25 अक्टूबर के अंत तक 32 जिलों के 3,030 गांव में लंपी रोग का असर देखा गया है। उन्होंने कहा कि प्रभावित पशुओं का इलाज किया जा रहा है। राज्य के विभिन्न जिलों में आज कुल 140.97 लाख टीके उपलब्ध कराए गए हैं। निजी संस्थानों, सहकारी दुग्ध संघों और व्यक्तिगत चरवाहों के टीकाकरण आंकड़ों के अनुसार लगभग 97% गोजातीय पशुओं का टीकाकरण किया जा चुका है। पशुपालन आयुक्त ने महाराष्ट्र पशु एवं मत्स्य विश्वविद्यालय की ओर से प्रकाशित दिशा निर्देशों का पालन सभी पशुपालकों और ग्राम पंचायतों को करने का निर्देश दिया है। पशुओं का उपचार सरकारी और निजी पशु चिकित्सकों द्वारा निर्धारित संशोधित उपचार प्रोटोकॉल के अनुसार किया जाना चाहिए। सरकारी अधिकारी दवा एवं टीकाकरण के लिए पशुपालकों के पास जाएं, क्योंकि सरकार द्वारा निःशुल्क दवा और टीकाकरण की योजना बनाई गई है। सभी पशुपालकों से अनुरोध है कि वे अपने पशुओं का इलाज कराने के लिए स्थानीय पशु चिकित्सा अधिकारियों का सहयोग करें। उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव ने सभी जिला अधिकारियों को फसलों के अवशेष जलाए जाने से उत्पन्न हो रहे प्रदूषण की प्रभावी रोकथाम के लिए पत्र जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि पहले कई पत्रों के बावजूद कुछ जिलों में प्रभावी ढंग से पराली जलाने पर रोक नहीं लगाई गई है। इससे प्रदूषण बढ़ रहा है। इस कारण जल्द समुचित कार्रवाई की जाए। जिन जिलों में पराली जलाए जाने पर आशानुरूप कमी नहीं आई है, उनकी संख्या 18 है। मंगलवार को जिलाधिकारी व कृषि विभाग को जारी पत्र में कहा गया है कि समीक्षा के दौरान पाया गया कि कुछ जिलों में पराली जलाए जाने की घटनाओं में आशानुरूप कमी नहीं हुई है। इस कारण समुचित कार्रवाई करना सुनिश्चित किया जाए।
इस विषय की गंभीरता एवं महत्ता के दृष्टिगत इसकी नियमित समीक्षा भी की जानी चाहिए। इस संबंध में किसानों को समझाने का प्रयास भी किया जाए, जिससे वे आसानी से पराली को खाद का प्रयोग कर सकें। और पंजाब से फरीदकोट के कोट कपूर क्षेत्र के किसानों को पराली नहीं जलाने पर सम्मानित किया गया। पराली जलाया जाना ही वायु प्रदूषण का एक बड़ा कारण होता है। पराली न जलने वाले किसानों को पंजाब असेंबली के स्पीकर ने सम्मानित किया। भारत में सभी प्रकार की सब्जियों के उत्पादन के लिए उपयुक्त भूमि व जलवायु के कारण लगभग 65,03,675 हेक्टेयर क्षेत्र और उत्पादन लगभग 125 लाख टन है। लेकिन फसल कटाई के बाद होने वाले नुकसान के चलते आज भी काफी मात्रा में सब्जियां खराब हो जाती हैं। देखते हैं ओपी यादव की ये रिपोर्ट। विश्व के कुल सब्जी उत्पादन की 15% हिस्सेदारी हमारे देश की है। वर्तमान में देश में लगभग 95 लाख हेक्टेयर भूमि के आसपास में सब्जी उत्पादन किया जाता है और उत्पादन लगभग 9.5 करोड़ टन तक होता है। हमारे देश में सभी प्रकार की सब्जियों के उत्पादन के लिए उपयुक्त भूमि, जलवायु, वर्षा तथा सिंचाई के लिए पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के शाकीय विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर BS तोमर ने कहा कि देश में सब्जियों के अनुकूल परिस्थितियां होने के बावजूद उत्पादन से लेकर विपणन तक कई तरह के नुकसान होने से किसानों को काफी हानि होती है। प्याज का सुखा करके पाउडर बनाने का काम है, या आलू के अंदर प्रोसेस करके उससे जो है पाउडर बनाने का है, स्टार्च बनाने का है, या चिप्स बनाने का है, या हमारे जो लहसुन है और आपके इसके अतिरिक्त मटर है जिसकी फलियों को कैन करके रखने का प्रचलन है, या उसको हम कह सकते हैं कि व्यापारिक स्तर पे ऐसा हो रहा है। लेकिन बहुत सारी ऐसी सब्जियां हैं जिनका अभी मूल्य संवर्धन हो सकता है लेकिन नहीं किया जा रहा है, जिसके कारण उत्पादन के बाद अगर उनका इस्तेमाल नहीं हो पाता है तो निश्चित रूप से वो खराब हो जाती हैं। और ऐसा माना जाता है कि हमारे देश में 20 से 25% जो सब्जियों का उत्पादन है वो उत्पादन होने के बाद खराब हो जाता है, वो उपभोक्ता तक इस्तेमाल में नहीं आ पाता है। डॉक्टर BS तोमर ने कहा कि कटाई के उपरांत सब्जियों की संभाल करना एक अत्यंत महत्वपूर्ण कदम है। इसके अभाव में कुल उत्पादन का एक बहुत बड़ा हिस्सा उपभोक्ता तक पहुंचने से पहले ही खराब हो जाता है। इसी बात को ध्यान में रखकर भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिक शोध व नवाचार कर रहे हैं। हम किसान भाइयों को हमेशा इसी बात के लिए चेतन करते हैं, जानकारी देते हैं कि आप फसल की एक निश्चित अवस्था पर ही तुड़ाई करिए। अगर आप बहुत छोटी अवस्था पे तुड़ाई करते हैं तो आपका उत्पादन कम होता है, उसमें नुकसान ज़्यादा होता है। और अगर आप बहुत बड़ा आकार ग्रहण करने के बाद तुड़ाई करते हैं तो बाजार में उसकी मांग नहीं होती। तो इस प्रकार से उत्पादन के बाद होने वाले कटाई उपरांत नुकसान को अगर हमको कम करना है तो हमें पहले इस बात पे जोर देना होगा कि हम अपने किसानों को उत्पादन करने के दौरान तुड़ाई की अवस्था, तुड़ाई के बाद उसको किस प्रकार से प्रबंधन करें, इस बात पे ध्यान देने की आवश्यकता है। वैज्ञानिकों के अनुसार भोजन को स्वादिष्ट, पौष्टिक और संतुलित बनाने के लिए लगभग 300 ग्राम सब्जी प्रतिदिन प्रति व्यक्ति के उपयोग में आनी चाहिए, लेकिन यह मात्रा आज भी उपेक्षित है। इसलिए इस कमी को पूरा करने के लिए न केवल सब्जियों की कटाई के बाद होने वाले नुकसान को कम करने की जरूरत है, बल्कि सब्जियों का मूल्य संवर्धन, सेल्फ लाइफ बढ़ाने के अलावा प्रसंस्करण तकनीक अपनाकर किसानों को अधिक लाभ दिलाने की भी जरूरत है। भारत सरकार किसानों की आमदनी को दोगुना करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है और इसी क्रम में फल और सब्जियों का मूल्य संवर्धन करने के अलावा पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस को कम करने पर न केवल ध्यान दिया जा रहा है बल्कि कृषि से जुड़ी नवीन तकनीक को अपनाकर किसानों को इस ओर प्रेरित भी किया जा रहा है। मेरे सहयोगी कैमरामैन हरजीत सिंह बाबा के साथ मैं ओपी यादव, DD न्यूज, दिल्ली।
जम्मू कश्मीर के उधमपुर कृषि विभाग ने जैविक खेती को अपनाकर कृषि गतिविधियों में तेजी लाने के लिए एक नई सोच दी, ताकि यदि कोरोना जैसी महामारी फिर से आए तो स्थानीय लोग अपने घरों से बाहर निकले बिना स्वस्थ सब्जियां उगा सकें और ताजा सब्जियां प्राप्त कर सकें। इसी संदर्भ में उधमपुर के मुख्य कृषि अधिकारी संजय आनंद ने अपने पूरे कार्यालय परिसर को जैविक खेती में बदल दिया। वे अपनी रुचि से सभी को जैविक खेती के लाभ के बारे में प्रेरित करने के लिए सब्जियों के साथ साथ औषधीय पौधों को भी अन्य किस्मों को उगाते हैं। उन्होंने कहा कि कई बार हमें शिकायतें मिलती हैं कि कृषि विभाग केवल ग्रामीण क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करता है, शहरी क्षेत्रों में नहीं। इसीलिए हमने शहरी क्षेत्रों में नई अवधारणा को लॉन्च करने का निर्णय लिया है। इसके बाद कृषि विभाग ने कर्मचारियों की एक टीम का गठन किया है। ये टीम घर घर जाती है और लोगों को घर के खाली स्थानों या खाली पड़ी जमीन पर सब्जियों के रोपण के बारे में जागरूक करती है। उन्होंने कहा कि महामारी कोविड-19 के बाद जैविक खेती के माध्यम से कई शहरी लोग अपने घरों में ताजी सब्जियां उगाते हैं। कोविड के दौरान जब कोविड की महामारी आई थी तो हमने देखा था कि बहुत से लोगों को सब्जियां नहीं मिल रही थी, लोग काफ़ी परेशान थे, बाहर सारे बाज़ार बंद हो चुके थे, तो खाने पीने के भी लाले पड़े हुए थे। तो फिर हमें विचार आया कि क्यों ना हम जो लोगों की सहूलियत के लिए कोई ऐसा काम स्टार्ट करें जिससे लोगों को घरों में ही अपने सब्जी वगैरह पैदा हो सके, उनको बाहर ना जाना पड़े। तो उसको देखते हुए हमने अर्बन फार्मिंग का कंसेप्ट अपने ऑफिस में ही स्टार्ट किया। मेरे ऑफिस में मेरे साथ 6-7 लोगों की हमने एक टीम बनाई, जिसमें हमने कहा कि उनको ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स भी पैदा की जाएँ और उनको वही प्रदान की जाए, सो दैट कि उनका एक तो स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, एक उनको बाहर ना जाना पड़ेगा, एक उनका जो खर्चा होगा वो कम हो जाएगा। और सुबह सुबह लोग जब मॉर्निंग में उठेंगे और अपने जो बर्मी बैग्स और ग्रो बैग्स में सब्जी उगाएंगे, उसमें एक्सरसाइज करेंगे, उससे भी सेहत अच्छी रहेगी। तो उसके देखते हुए हमने इस कंसेप्ट को प्रमोट किया। इसमें हमने हमारे जो उधमपुर के आसपास के लोग कम से कम 1 से 1.5 लाख पॉपुलेशन जो है अर्बन पॉपुलेशन है, और उसकी भी ये डिमांड रहती थी कि हमें जो अच्छे सब्जियों के बीज मिले, अच्छी सीडलिंग्स मिले और अच्छे फ्लावर्स के भी सीड मिले। जम्मू कश्मीर गांदरबल के बांकुरा में इस साल सेब की फसल बहुत अच्छी हुई है। इससे वहां के किसान बेहद खुश हैं। केंद्र सरकार की मदद से फसल की अच्छी कीमत मिल रही है, जिससे उन्हें अच्छा फायदा मिल रहा है। किसानों ने इसके लिए सरकार की सराहना की है। फसल तो इस साल बहुत अच्छी है सर। जब अखरोट की फसल भी अच्छी है, दाई की फसल, हर चीज़ की फसल इस साल बहुत अच्छी है। सेब की भी बहुत अच्छी है। इससे हर चीज़ का काम चलता है, मजदूर भी चलता है इसी के साथ, ठेकेदार भी इसी के साथ चलता है, और हमारी जो ट्रैक्टर गाड़ी वगैरह जो इसी के साथ चलती है। हमको इसी सीजन से हमको लेना पड़ता है। सर्दियों में हम इधर आते हैं, गर्मियों में हम इधर आते हैं, सर्दियों में वापस चले जाते हैं। हमारा काम इसी से चलता है, इन्हीं बागों से। जो हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर है, ये तो बैकबोन ही है कश्मीर का। और यहाँ पे पहले जो एग्रीकल्चर था उसका मौसम भी चल रहा है इस टाइम, जो चावल काट रहे हैं। उसके साथ साथ जो हॉर्टिकल्चर है, हॉर्टिकल्चर में इस टाइम हम डिलीशियस उतार रहे हैं, साथ ही साथ अमेरिकन अब तैयार होगा। 5-6 मतलब वेराइटीज़ है, डिलीशियस, महाराजी, चुम्बोरंग, गोल्डन। ये हमारे लिए भी और उनके लिए भी फ़ायदा है। और इस साल इंशाल्लाह मतलब हमें लगता है कि रेट भी अच्छी आएगी। तो जुलाई से ही मेवा तैयार हो जाता है, खूबानी हो जाता है, गिलास होता है, बाबूगोश होता है। इसके बाद आज ये 2 महीना सिर्फ सेब का है। इसके साथ बहुत से लोग वाबस्ता हैं। खान लोग पंजाब से आते हैं यहाँ मजदूरी करने के, वो भी बच जाते हैं। यहाँ गाड़ी वाले भी बच जाते हैं, पैकिंग वाली बची है। इसमें बहुत सारे अपना पैसा निकालते हैं। पुराने वक्त से ही कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार रहा है। करीब 70% भारतीय परिवार अभी भी कृषि पर निर्भर हैं और ये क्षेत्र देश के कुल सकल घरेलू उत्पाद में 17 से 18% का योगदान देता है। मिलिए हमारे स्टार्टअप गोल्डन यील्ड प्राइवेट लिमिटेड से, जिसका मकसद किसानों की कृषि और बागवानी से जुड़ी समस्याओं के लिए अनुसंधान आधारित समाधान प्रदान करके उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार करना है, और इसके लिए इसे नेशनल स्टार्टअप अवार्ड भी मिल चुका है। आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट।
भारत में एग्रीटेक स्टार्टअप्स के लिए काफी संभावनाएं हैं। जलवायु परिवर्तन, पानी की कमी, कीमतों में बढ़ोतरी और कई अन्य समस्याओं से लड़ रहे देश के किसानों के लिए एग्रीटेक स्टार्टअप एक बड़ी उम्मीद बनकर उभरे हैं। गोल्डन यील्ड प्राइवेट लिमिटेड भी एक एग्रीटेक स्टार्टअप है जो अपने अनुसंधान के जरिए कृषि लागत में कमी लाने और फसल उत्पादन में सुधार को लेकर काम कर रहा है। जो हमें 1 किलो मिलता था पहले, तो अभी हमें 1.5 किलो मिल रहा है उसी प्रोडक्ट का। फूल भी जो हमें जितने मिलते थे अभी उसके 1.5 गुना ज्यादा मिल रहे हैं। किसान भी पहले थोड़ा डरते थे कि हम यूज करें कि नहीं, तो हमने भी कॉन्फ्रेंसेस की, उनको साथ में बुलाया, उनको बैठ के समझाया सब कुछ। पार्ट ऑफ द फील्ड में हम बोलते थे कि इधर यूज करो, ट्राई करो, और साइंटिस्ट भी आते थे और उनको भी बताते थे कि कब क्या डालना है, कैसे डालना है। गोल्डन यील्ड किसानों को खेती में शुरू से अंत तक सभी सुविधाएं मुहैया कराने के साथ साथ फसल कटाई से पहले इस्तेमाल होने वाले उत्पाद बेचकर मुनाफा कमाता है। स्टार्टअप अनुबंध खेती के जरिए भी आय करता है। साथ ही किसानों और उपभोक्ताओं, किसानों और टमाटर प्रसंस्करण कंपनियों के बीच संबंध भी स्थापित करता है। कंपनी ने फॉर्मुलेशन विकसित किए हैं जो केल्विन साइकिल और फोटोसिंथेसिस में फोटो फास्फोराइलेशन प्रतिक्रिया को बढ़ावा देता है। इसके परिणाम स्वरूप कृषि उपज में 65% की बढ़ोतरी करने के साथ पौधों में फोटोसिंथेसिस की क्षमता को भी बढ़ा सकते हैं। गोल्डन यील्ड कार्बन कैप्चरिंग को बढ़ाने के तरीकों पर भी काम कर रही है। मैजिक रूट जो प्रोडक्ट है वो रूट एंड रूट हेयर को बड़ा करने के लिए और फंक्शनिंग ज्यादा करने के लिए काम करता है। और रूबिस्क हॉग जो है वो केल्विन साइकिल जो एंजाइम है, किण्विक कहते हैं हम लोग, सो उसका एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए बहुत काम करता है। और फोटोनमैक्स जो है फोटो फास्फोराइलेशन का काम करने का, एफिशिएंट काम करने के लिए मदद करता है। सो इसलिए वो फोटोसिंथेसिस बढ़ता है क्रॉप प्लांट्स में, एंड इट्स यूनिवर्सल। यू कैन अप्लाई दिस टू एनी क्रॉप so that you can get better yield, better quality, and farmers can get a premium price. पिछले 5 साल में कर्नाटक, तमिलनाडु, गुजरात और दूसरे कई राज्यों के करीब 500 किसानों ने कंपनी द्वारा बनाए गए विभिन्न उत्पादों के माध्यम से लाभ उठाया है, जिसमें 700 एकड़ से अधिक कृषि भूमि शामिल है। गोल्डन यील्ड ने न केवल एग्रीटेक सेक्टर में अपनी जगह बनाई है, बल्कि हजारों किसानों को उम्मीद भी दी है। तापस भट्टाचार्य की रिपोर्ट, टीडी न्यूज। और आइए बात करते हैं मंडी भाव की और जानते हैं कि मंडी में आजकल क्या चल रहा है भाव। मंगलवार को कृषि उपज मंडियों में गेहूं के भाव में बढ़ोतरी देखी गई। हाजिर भाव पर नजर डालें तो एग्मार्कनेट के अनुसार मध्य प्रदेश की खातेगांव मंडी में 24 अक्टूबर को गेहूं का भाव रहा 2200 रुपए, जो कि 25 अक्टूबर को 200 रुपए का उछाल आया और भाव 2400 रुपए हो गया। उत्तर प्रदेश की तरफ रुख करें तो यहां की आजमगढ़ मंडी में 24 अक्टूबर को गेहूं का भाव रहा 2265 रुपए, जो कि 25 अक्टूबर को 20 रुपए की तेजी के बाद 2285 रुपए पर पहुंच गया। उत्तर प्रदेश की सहारनपुर मंडी में 24 अक्टूबर को गेहूं का भाव रहा 2380 रुपए। 25 अक्टूबर को इसमें कोई अंतर नहीं आया और भाव 2380 रुपए पर ही टिका रहा। राज्य की मुजफ्फरनगर मंडी में भी स्थिरता का सिलसिला जारी रहा और दोनों दिन यानी 24 और 25 अक्टूबर को गेहूं के सौदे 2400 रुपए पर हुए। भारत दुनिया में गेहूं का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश बन चुका है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक साल 1963-64 के दौरान देश में कुल गेहूं का उत्पादन 98,50,000 टन का हुआ था और अब साल 2021-22 के दौरान गेहूं की पैदावार 10 करोड़ 68 लाख टन के पार जा सकती है। वहीं बात गेहूं के निर्यात की करें तो देश से होने वाला गेहूं का निर्यात रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार भारत ने साल 2021-22 के दौरान 70 लाख टन गेहूं का निर्यात किया है। कृषि उपज मंडियों में सरसों का कारोबार कहीं स्थिर रहा तो कहीं चढ़ा। मंगलवार को ज्यादातर मंडियों में सरसों बिकवाली के लिए पहुंची। बात इसके हाजिर भाव की करें तो एग्मार्कनेट के अनुसार उत्तर प्रदेश की सहारनपुर मंडी में 24 और 25 अक्टूबर को सरसों का भाव 6220 रुपए पर टिका रहा। उत्तर प्रदेश की लालगंज मंडी में 24 अक्टूबर को सरसों का कारोबार 6115 रुपए पर हुआ।
25 अक्टूबर को यहाँ इसमें कोई बदलाव नहीं आया और भाव 6,115 रुपए पर ही रहा। राज्य की आजमगढ़ मंडी में 24 अक्टूबर को सरसों का भाव रहा 6,170 रुपए। 25 अक्टूबर को इसमें 280 रुपए का भारी उछाल आया और भाव 6,450 रुपए हो गया। यहीं की सुल्तानपुर मंडी में 24 अक्टूबर को सरसों का भाव रहा 6,235 रुपए, जो कि 25 अक्टूबर को 5 रुपए बढ़कर 6,240 रुपए हो गया। देश में इस साल सरसों की रिकॉर्ड उपज होने का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय की ओर से 17 अगस्त को जारी चौथे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2021-22 के दौरान घरेलू स्तर पर सरसों की पैदावार में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। साल 2021-22 के दौरान रबी सरसों की उपज 1,17,46,000 टन होने का अनुमान है, जबकि बीते साल इस दौरान पैदावार 1,02,10,000 टन ही रही थी। इसी तरह इस साल कुल तिलहन की उपज भी बीते साल के मुकाबले बढ़ सकती है। कृषि मंत्रालय के मुताबिक साल 2021-22 के दौरान कुल तिलहन की पैदावार 3,76,96,000 टन के पार जा सकती है, जबकि साल 2020-21 के दौरान ये महज 3,59,46,000 टन रही थी। और आइए बात करते हैं मौसमी खेती की और जानते हैं कि इस मौसम में किसान कैसे रखें अपने खेतों का ध्यान। पश्चिम बंगाल के पहाड़ी इलाके के किसान इस समय कैनोला और सरसों की बुआई के लिए खेत तैयार करें। इसके साथ ही यहाँ आलू की रुपाई के लिए भी खेत तैयार कर ले और किसी प्रमाणित स्रोत से ही बीज खरीदे। पश्चिम बंगाल के पहाड़ी इलाके में ही इस समय किसान फूल गोभी और पत्ता गोभी की बुआई कर सकते हैं। पश्चिम बंगाल के तराई इलाकों की बात करें तो यहाँ इस समय धान में कीटों का प्रकोप बढ़ सकता है। ऐसे में किसान कृषि विशेषज्ञों की सलाह से जरूरी दवाओं का छिड़काव करे। वहीं पश्चिम बंगाल के पुराने जलोढ़ इलाके के किसान आलू की रुपाई के लिए खेत तैयार करें और अच्छी गुणवत्ता वाली बीज प्राप्त करें। यही समय धान को रोगों से बचाएं। पश्चिम बंगाल के नए जलोढ़ इलाके में ब्रोकली की बुआई के लिए खेत तैयार करें और किसी प्रमाणित स्रोत से ही बीज प्राप्त करें। पश्चिम बंगाल के लेटराइट और लाल मिट्टी वाले इलाके में इस समय धान में कीटों का प्रकोप बढ़ सकता है। ऐसे में किसान इसकी निगरानी करते रहें और प्रकोप दिखाई दे तो विशेषज्ञों की सलाह से दवाओं का छिड़काव करें। इसके साथ ही यहाँ तैयार धान की कटाई करें। दक्षिण पूर्वी ओडिशा के पठारी हिस्सों के मध्यम पर्ती भूमि में पर्याप्त नमी का लाभ उठाकर मटर, तोरिया और चने की बुआई करें। मध्य और उत्तर पूर्वी ओडिशा के पठारी इलाके में तैयार फसलों की कटाई कर लें और उन्हें किसी सुरक्षित जगह पर रखें। इसके साथ ही यहाँ मिट्टी में मौजूद नमी का लाभ लेते हुए पालक, मूली, आलू और मटर की बुआई कर ले। इसके साथ ही यहाँ अगर टमाटर, पत्ता गोभी और फूल गोभी के बीज तैयार हो तो मेड़ों पर उनकी रुपाई कर ले। और खेती किसानी के साथ साथ आइए नजर डाल लेते हैं कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पर। खास खबर में बीजेपी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल के भारतीय नोट वाले बयान पर तंज कसा है। पार्टी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि दिवाली पर लोगों को जेल में डालने वाले मुख्यमंत्री अब नोट पर भगवान की तस्वीरों की बात करते हैं। महाराष्ट्र में नवी मुंबई के कलंबोली में भारतीय खाद्य निगम के चावल के गोदाम में आग लग गई। आग की घटना के बाद तहलका मच गया और आग की बड़ी बड़ी लपटें और धुएं का गुबार छा गया। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में नियंत्रण रेखा के साथ सटे तंगधार सेक्टर के सुदपोरा इलाके में सेना ने आतंकियों की घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया। इस दौरान एक विदेशी आतंकवादी मारा गया। कांग्रेस के नवनिर्वाचित अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कांग्रेस के नए अध्यक्ष की कमान संभाल ली है। मल्लिकार्जुन खड़गे को औपचारिक रूप से निर्वाचन पत्र सौंपा गया और इसी के साथ उन्होंने पदभार ग्रहण कर लिया। खड़गे के अध्यक्ष बनने के साथ ही कांग्रेस के शिखर नेतृत्व की बागडोर 24 साल के बाद आधिकारिक तौर पर गांधी परिवार के हाथों से निकल गई। अध्यक्ष पद संभालने से पहले खड़गे ने राजघाट पर महात्मा गांधी, शांतिवन में जवाहरलाल नेहरू व शक्ति स्थल पर इंदिरा गांधी तथा वीर भूमि पर जाकर राजीव गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की।
दिवाली के 2 दिन बाद भी देश की राजधानी दिल्ली में प्रदूषण स्तर में इजाफा देखा गया। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में एक बार फिर प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। इसमें पटाखों के साथ ही पराली जलाने की घटनाएं बड़ा कारण रही हैं। उत्तर प्रदेश के कानपुर में लोगों को वायु प्रदूषण के कारण दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वायु प्रदूषण के कारण आसमान में धुआं छाया हुआ है। वायु प्रदूषण इस कदर तेजी से बढ़ रहा है कि लोगों का सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गुजरात के दौरे पर हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद में गुजराती नववर्ष के अवसर पर लोगों से मुलाकात कर उन्हें नववर्ष की बधाई दी। गुजरात के लोगों का नया साल कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को शुरू होता है। आमतौर पर गुजराती नववर्ष अन्नकूट पूजा के दिन ही शुरू होता है। बिहार के गया जिले में गया धनबाद रूट पर गुरपा स्टेशन पर आज सुबह 6 बजे एक मालगाड़ी पटरी से उतर गई। 58 डिब्बों वाली इस मालगाड़ी के ड्रिल होने से 53 डिब्बे क्षतिग्रस्त हो गए। ये मालगाड़ी कोयला लेकर जा रही है। ड्रिल होने की वजह से ब्रेक फेल होना बताया गया है। तो किसान समाचार में फिलहाल इतना ही। अनुमति दें। नमस्कार। मकसद